सो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर एंड वेलकम टू दिस स्पेशल एनालिसिस वीडियो जहां आज हम डिस्कस करने वाले इरेडा स्टॉक को। अब इरेडा काफी लोग जानते हैं क्या है, कैसा है और स्टॉक कितना तबाही था। ये तो आप देख ही सकते हो कि आईपीओ आया, वो भी बहुत तगड़ा आया। और आईपीओ के बाद ये स्टॉक लगातार यहाँ से रैली देके बहुत अच्छा एक मैसिव रिटर्न दिया। और क्योंकि इरेडा देखो भाई, रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा एक नाम है, तो फ्यूचर यही है। सरकार भी इसको बहुत तगड़े से प्रमोट कर रही है। इनफैक्ट सरकारी ही कंपनी है इरेडा, मतलब ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो इसका बहुत फ्यूचर स्कोप है, बहुत सारी इनकी स्कीम्स हैं। बट मैं आज इस स्टॉक को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने थंबनेल में देखा होगा कि भाई आपने इसमें लिखा है कि कैन इरेडा गो 30% अप, तो उसका एक रीजन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से। अभी इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 14 अक्टूबर को, थोड़े ही दिन पहले रिपोर्ट आई है, 3-4 दिन पहले। इसमें ये कह रहे हैं कि इरेडा स्टॉक टारगेट प्राइस इनने दिया है 280, जो कि 25% अप है यहाँ से। बट इनका टाइम ड्यूरेशन है 12 मंथ। अब क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, तो थोड़ा ये एडजस्टमेंट अपना मतलब बफर लेके चलते हैं कि भाई इतना टाइम में तो मार्केट यहाँ से रिकवर करके एक अच्छा मोमेंटम दे देगा। तो ये अपन टाइम ड्यूरेशन इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। बट इनके हिसाब से अगर 25% का ये अपसाइड कह रहे हैं और स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छा करेक्ट हो चुका है, अगर आप रिसेंट टर्म्स में देखो तो पिछले 3-4 दिन कह रहा हूँ, 3-4 महीने से स्टॉक मार्केट के पहले से ही करेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो क्या इज दिस अ रियली गुड प्लेस टू बाय दिस स्टॉक? ये स्टॉक है क्या, करता क्या है, इनका विजन क्या है, और इस कंपनी में क्या क्या ऊपर नीचे हो रहा है, इनके फंड्स क्या हो रहे हैं, क्या अच्छा बढ़ रहा है, क्या बिगड़ रहा है, हम सारी चीजें एनालाइज करेंगे। चैट जीपीटी का यूज करेंगे इनकी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, और हम समझेंगे कि क्या हमें इस स्टॉक में इस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर दिस कैन बी अ रियली गुड मल्टीबैगर। जो लोग ढूंढते रहते हैं ना इधर उधर मल्टीबैगर मिल जाए, क्या ये वो एक मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखता है? तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस और इस टाइप की वीडियो अच्छी लगे। अब अपन फटाफट चालू करते हैं अपना पहले एनालिसिस। तो देखो, पहले तो अपन समझ लेते हैं कि कंपनी क्या है। अगर आप गूगल पे रेडा डालोगे तो इनका यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि भाई रेडा देखो, इंडिया क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इंडिया का, जो कि सरकारी ही है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट है, सरकारी है। और इसमें आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 75% स्टेक्स है इसमें। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकारी कंपनी है तो वो भारत सरकार के नाम पे तो स्टेक्स होंगे ही। तो वो तो ठीक है। बट अपन नेरेडा का अगर अपन वेबसाइट को खोलें तो यहाँ पे अपन समझेंगे कि यहाँ पे इनका क्या बिजनेस है और ये कैसे करते हैं। तो देखो, ये वेबसाइट है, आप देख सकते हो, भारत सरकार का सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे इनका अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे इनका सारी चीज़ें मेंशन है, क्या करते हैं कैसे करते हैं। बट यहाँ पे अपन ग्राफिकल फॉर्म में फटाफट समझ लेते हैं। देखो, ये देते हैं लोन फैसिलिटी टू स्टेट्स यूनिट। क्या कहते हैं कि जैसे किसी स्टेट को कोई बहुत बड़ा पावर प्लांट लगाना है, सोलर प्लांट लगाना है, तो ये पूरा उसको लोन पे वो प्लांट लगा के दे देते हैं, और उससे जो भी लोन्स का कमीशन बनता है ये उससे अपना प्रॉफिट निकालते हैं। फिर विंड एनर्जी से ये देखो 19% उसको यूटिलाइज करते हैं। सोलर एनर्जी का इनका टोटल 26% इनका वहां से मेन आता है। तो भाई देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है, ये कंपनी बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाती करती है। अब उसको मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, वो आपको और आगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको समझोगे तो यहाँ पे ये सरकारी है, और बहुत पहले सरकार ने एक बहुत अच्छी पीएम, अपने नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी, ये पीएम कुसुम करके। अगर आप इसको देखो और इसको आप सर्च करो गूगल पे, ये पीएम कुसुम है क्या, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पीएम कुसुम एक बहुत इंटरेस्टिंग योजना थी। जब सोलर यहाँ पे आने, मैं एक्चुअली क्लियर यहाँ पे अगर मैं टाइम ड्यूरेशन देखूँ तो 2019 मार्च में इन्होंने लॉन्च किया था। इसके अकॉर्डिंग सरकार क्या चाह रही थी कि जो किसान लोग हैं वो अपने घर पे या छत पे या अपने खेतों में सोलर पैनल या सोलर प्लांट को लगाएं, और फिर उससे जो एनर्जी यूटिलाइजेशन, मतलब जो बिजली बनेगी, उसको आप यूज करो अपने खेती में। तो इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम होगा। और एक्चुअली जब मेन सीजन होता है, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनकी फैमिली में होता है, उनको ये मालूम होता है कि जब बहुत ज़्यादा, मतलब जरूरी नहीं है कि पूरे 12 महीने आपका सेम इलेक्ट्रिसिटी यूजेज आए। जब खेतों में सिंचाई या पानी देने का समय आता है ना, तो मोटर वगैरह चलती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजली कंजम्पशन होता है और बहुत ज़्यादा किसानों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस को रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़ी ये योजना लाई गई थी। एंड अगर मेरे को थोड़ा सही से याद है, तो अभी रिसेंटली सरकार ने ये भी इनिशिएट लिया है कि वो धीरे धीरे छोटे छोटे विलेज और छोटी छोटी सिटीज को कंप्लीटली सोलर पावर्ड बनाएंगे। कैसे कि सारे घरों के छतों पे, रूफटॉप पे पैनल्स लगाएंगे, सरकार उनको सब्सिडी देगी, और उसको सिटी, छोटी छोटी सिटी या छोटी छोटी विलेज को आप कंप्लीटली सोलर इलेक्ट्रिक बनाओगे, कि आप जो भी बिजली जनरेट कर रहे हो वो कंप्लीटली सोलर तरीके से आ रही है। तो आई थिंक किसी एक सिटी या किसी एक गांव को सरकार ने किया भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे को जैसे ही याद आएगा मैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा लिख के, रिसर्च करके। बट अभी का मेन जो पर्पज है कि भैया इतनी जो कहानी आप सुना रहे हो,
इससे आप हम क्या समझें? भाई दिस इज़ द फ्यूचर मेरे हिसाब से। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि आप कब तक किसी भी ज़मीन का गड्ढा खोदते-खोदते कोयला, ऑयल और ये सब निकाल के चीज़ें बनाओगे, फिर प्रोसेस करोगे, फिर उसको फिर कंज़्यूम करोगे, और ये तो एवर ग्रोइंग डिमांड है। जैसे-जैसे नेशन बढ़ेगा, जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, कंज़म्पशन बढ़ेगा, दुनिया में नई-नई चीज़ें आएँगी। अब सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं, बहुत मैसिव एनर्जी वो लोग यूज़ करते हैं, क्रिप्टो माइनिंग और दुनिया भर का क्या-क्या होता है, तो इनके लिए बहुत बड़े-बड़े सर्वर्स हैं। तो इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाओगे? तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ही जाना पड़ेगा, जिसको आप बार-बार कंटीन्यूअसली यूज़ कर लो, क्योंकि ये जो ज़मीन के नीचे गड़ी हुई चीज़ें हैं, ये एक टाइम पे आके खत्म होने लगेंगी, और ये ना सालों तो बहुत छोटा कह दिया, लाखों-लाखों सालों में इस ज़मीन के अंदर जो एनर्जी, जो अपन कहते हैं ना कि ऑयल एंड गैस वगैरह बन रही हैं या फॉसिल बन रहा है, ये बहुत टाइम में बनता है, तो ऐसा नहीं है कि हर 2-3 साल में नया-नया बनता जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूँढना पड़ेगा, दिस इज़ द अल्टरनेटिव, एंड कंपनी ये बहुत अच्छी है। अब अपन समझते हैं कि इनकी जो आईसीआईसीआई की रिपोर्ट है, ये कह रही है कि यहाँ से 30% का अपसाइड है। तो अगर आप रिसेंटली, पहले तो अपन डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट प्राइस एक्शन समझें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत अच्छे मैसिव रन में था आईपीओ के बाद, और अभी रिसेंटली 3 या 4 महीने से करेक्ट कर रहा है। अब करेक्ट ये कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें करेक्शन में ऐसे स्टॉक तो खरीदनी चाहिए, क्योंकि भाई इनका सोलर बिजनेस इतना बड़ा है कि दिस इज द फ्यूचर। अगर सरकार की अभी आगे कहती है कि नहीं भैया, हम मैक्सिमम सिटीज को ये सोलार कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो भाई यही कंपनियां आगे सबसे पहले, जैसे ये, क्योंकि सरकार सब्सिडी भी देती है, तो आपको अगर अपनी छत पे सोलर रूफटॉप लगाना है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, वहां रजिस्टर करोगे, यहाँ पे आपको पीएम कुसुम या और दूसरी जो योजना है, उनके थ्रू आपको बेनिफिट मिलेगा, और सरकार हेल्प करेगी आपको इंस्टॉलेशन में। तो यही एक बहुत बड़ा, ऐसे और भी प्लेयर्स हैं, बट आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड, जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो एट द करेक्शन, क्योंकि सरकारी कंपनी है, और बहुत अच्छी सारी इनका मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हैं, और अपन धीरे-धीरे और आगे समझते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक अच्छे करेक्शन फेज़ में था, और ये 30% का करेक्शन हो चुका है। ये छोटा लगेगा आपको कि अरे भाई ये इतना भाग गया, अब यहाँ से सिर्फ ये इतना सा गिरा, बट दिस इज़ अ 30% करेक्शन, और एक 30% नहीं भाई, 15-20% करेक्शन भी एक बहुत अच्छा करेक्शन माना जाता है, तो ये तो बहुत अच्छा ज़्यादा ही हो गया है। बट अभी हम इसका और एनालिसिस समझते हैं, पहले अपन उस रिपोर्ट पे चलते हैं। तो इनने क्या कहा है, कैसा ये कहना चाहते हैं, अपन वो बाकी चीज़ें बाद में समझेंगे, पहले अपन चैट जीपीटी पे चलते हैं। चैट जीपीटी पे अपन गए, और यहाँ पे बंद किया ये, और यहाँ पे अपन गए, और ये अपन ने ये फाइल मैंने चैट जीपीटी को दे दी। अब ये सेम प्रोसेस आप भी करेंगे तो आप लोग को भी ये ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आप पे चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन वर्जन नहीं है, तो ये शायद आपको लिमिटेड ट्रायल करने थे, कि मतलब 3-4 क्वेरी डालने थे, उसके बाद बोल दे कि नहीं भैया अब आप खरीद लो, अब हम इसके आगे आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो मैं करके दे रहा हूँ, आप वीडियो में देख लो। अब अपन लिखेंगे एनालाइज दिस रिपोर्ट एंड गिव मी ए, नहीं, गिव मी ए समरी। और अपन ने इसको दिया, तो अब ये रिपोर्ट को रीड करेगा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगा कि रिपोर्ट में क्या-क्या है और कैसा-कैसा है। देखो सबसे अच्छी बात तो इनका, इसने जो की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकाले, इनकी देखो 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, असेट अंडर मैनेजमेंट में भी वो भी काफ़ी अच्छा है, रीच हो रहा है, बढ़ रहा है। नेट क्या कहते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो तो वो भी 36% है, मतलब कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। और अगर आप देखो नीचे आके, तो इन्वेस्टमेंट हाइलाइट, तो यहाँ पे देखो इनका फोकस है कि ये 500 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक पहुंचने वाले हैं, मतलब फ्यूचर विजन काफ़ी अच्छा बड़ा रख रखा है इनने। रिसेंटली इनका मेरे ख्याल से 150 या 200 गीगावाट की कैपेसिटी का ऐसा है, तो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल ये होने वाले हैं। तो अगर ये यहाँ तक पहुँचते हैं तो स्टॉक में भी बहुत ज़बरदस्त रैली हमें देखने मिल सकती है। देखो रिटेल एक्सपेंशन में ये क्या कर सकते हैं कि रूफटॉप सोलर्स रिटेलर्स को जो लगाना है, उनसे आप इनको कनेक्ट करके लगा सकते हो। ईवी की साइड जा रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज की साइड जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग फॉर द फ्यूचर, कि अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है, तो हमारे को ये चीज़ें तो मस्ट रहेंगी हमारे देश के लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कि यहाँ पे इनकी जो रेटिंग है, जो क्रेडिट रेटिंग होती है, वो ट्रिपल ए क्रेडिट है, मतलब दिस इज द ऑलमोस्ट बेस्ट। मतलब ये उल्टी चलती हैं, ट्रिपल ए फिर डबल ए फिर ए फिर ट्रिपल बी डबल बी फिर अभी अलग तरीके का पैटर्न होता है, इसमें अपन ना जाते हुए बस हम इतना समझें कि ट्रिपल ए रेटिंग है, मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा आगे जाके, बट अभी अपन समझें कि ये भी सारी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे ओवरऑल, अब क्योंकि इसने रिपोर्ट को एनालाइज किया है, तो रिपोर्ट के हिसाब से देखो उन्होंने बाय बोला है, 280 का टारगेट दिया, परसेंटेज 25 वाइज निकलता है, और ग्रोथ प्रोजेक्शन भी काफ़ी अच्छे हैं, 25 से 30% का ग्रोथ है इनका, काफ़ी अच्छी है। रिस्क फैक्टर बस थोड़ा सा है कि भाई चांस कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कोविड मोविड टाइप की चीज़ें आ जाती है, या कुछ ऐसा दिक्कत आ जाती है एकदम से देश में, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली ऊपर नीचे ये हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, और रिपोर्ट में यही मेंशन किया है इनने कि इनके की फैक्टर्स इंप्रूविंग हो रहे हैं,
और आगे चल के ये काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब ये तो अपन ने समझ लिया चल सकते हैं, बट क्या हम इतना ही एनालिसिस करके बंद कर दें? नहीं। अब हम आएँगे स्क्रीनर पे और यहाँ पे आप जैसे ही इरेडर डालोगे तो आपको ऐसा टाइप का खुल जाएगा पेज। यहाँ पे आप इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, पी, मी, बुक वैल्यू सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मेरे को अभी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरे को इसके मेन चीज़ों पे फ़ोकस करना है। अब देखो मेन चीज़ें में इसमें क्या है कि पहले तो इनके रिज़ल्ट्स देखो, अगर आप देखोगे रेवेन्यू, अगर आप ये 2022 दिसंबर से देखेंगे आप, तो यहाँ से लगातार रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। पहले जहाँ पे 800 कुछ करोड़, 800 करोड़ आई थिंक, होपफुली करोड़ में ही है। 800 कुछ करोड़ था, अब जाके 1600 करोड़ हो गया, तो रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी चीज़ें सारी इंक्रीज़ होंगी, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज़ होगा, वो भी अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब अगर आप आ जाओगे, तो अगर आपको थोड़े नीचे आना पड़ेगा, अब यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये देखो कंपनी के जो रिज़र्व्स हैं, ये आप ध्यान से देखो, ये वाला कॉलम, ये रिज़र्व बढ़ता जा रहा है। मतलब कंपनी पे जो पैसा है, जो कैश रखा है कंपनी पे, वो कंपनी का बढ़ता जा रहा है। अब एक बात ये है कि इसको थोड़ा अलग तरीके से भी देखा जा सकता है, बट मैं अगर इसका अपना पर्सनल व्यू बताऊँ, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी को कहीं पे ये कैश डिप्लॉय करना है, जैसे कि कंपनी को कल के कोई बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाना है, तो कंपनी को लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी कंपनी पे इतना अच्छा कैश अपने मतलब रिज़र्व है, कंपनी इसको यूज़ कर सकती है, जो कि कंपनी की खुद के लिए बहुत अच्छी बात है कि कल को कोई भी ज़रूरत पड़े, इन पे खुद पे काफ़ी सफिशिएंट पैसा है। दूसरी बात, अगर आप आओगे, तो फिक्स्ड असेट पे अगर अपन यहाँ पे आएँगे, तो देखो कंपनी के लिए एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इन पे मार्च में अगर आप लैंड देखो, तो लैंड बिल्कुल ज़ीरो नहीं थी, अब इनने ज़मीन भी खरीदना चालू कर दी है। अगर आप यहाँ देखो मार्च 2024 में, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन पे काफ़ी अच्छा, ये जो ज़ीरो फिगर था 19 में, वहाँ से बढ़ के अब ये 4.3 हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने लैंड में इन्वेस्ट करना है, खरीदनी चालू कर दिया। बिल्डिंग्स में अगर आप देखो, तो बिल्डिंग्स में लगातार ये बढ़ता जा रहा है। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी ज़मीन खरीद रही है, अब उसको कोई प्रोजेक्ट डालना है, तो फिर वो किसी से ज़मीन लोन पे ले, फिर उसको लोन पे करे, तो कंपनी का प्रॉफ़िट कम होता है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि पैसा जो अपन वहाँ से कमा रहे हैं, वो आधा तो इधर किसी को देने में चला जाएगा, ब्याज में चला जाएगा। तो उससे अच्छा अगर कोई खुद की चीज़ है, वो कहते हैं ना कि जैसे कि किसी को कोई बिज़नेस करना है या रेस्टोरेंट खोलना है, अब रेस्टोरेंट वो खोलेगा, उसकी पर मंथ का उसको उसको रेंट देना पड़ेगा 30,000 40,000, अगर अपन नॉर्मल सिटी, दिल्ली, मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं, उधर तो हाथ जोड़ लेंगे, हम नॉर्मल सिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर ऑलरेडी उसको इतना रेंट देना पड़ेगा, तो वो कमाएगा तब जब वो 30-40 हज़ार के ऊपर उसकी मंथली सेल्स निकाल देगा। तो वो तो वही होगा ना कि यहाँ से आएगा, यहाँ चला जाएगा। अगर आपका खुद की ज़मीन है, तो आप बढ़िया रेस्टोरेंट खोल सकते हो, उसमें जो सीधी-सीधी इनकम हो, वो आपके जेब में जाएगी। तो एक ये भी फैक्टर होता है बिज़नेस में कि ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये खुद के एसेट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, और एक्चुअली में जब ये एसेट इम्प्रूवमेंट होता है ना, तो स्टॉक की प्राइस में स्लोली-स्लोली वो प्राइस एक्शन रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक छोटी-सी दिक्कत अब बस आ रही है कि अगर आप रिसेंटली अगर इनकी जो प्रमोटर्स और एफआईआई, डीआई की होल्डिंग्स देखो, क्योंकि स्टॉक्स में सेलिंग हो रही है, तो वो थोड़ी-सी गिरती हुई दिख रही है। अब अगर आपको मैं प्रमोटर पे क्लिक करके दिखाऊँ, तो प्रमोटर तो 75% कांस्टेंट है, एंड इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा स्टेक है। ऑब्वियस सी बात है, वो तो सरकारी कंपनी है, तो सभी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत सरकार के नाम पे वो रहता है, तो वो हमारा 75% यहाँ पे कांस्टेंट बना है और हमेशा बना रहेगा। एफआईआई, डीआईआई का अगर आप थोड़ा-सा फिगर देखो, दिस इज़ कंसर्निंग, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो, तो यहाँ पे 1.8 था, एफआईआई ने फिर धीरे-धीरे जून-जुलाई तक बढ़ाया, बट अभी सितंबर के हिसाब से अगर आप देखो, तो थोड़ा-सा रिड्यूस करा है, 2.7% था, इन्होंने 2.02 कर लिया, मतलब थोड़ी-सी सेलिंग एफआईआईज़ ने किया है। ऑब्वियसली वी नो कि एफआईआई अभी काफ़ी टाइम से लगातार सेल कर रहे हैं मार्केट को, तो एक वो भी रीज़न हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। सेल हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि किसी ने बेच दिया तो बहुत खराब बात है। भाई आप पे कोई शेयर है, आपने 100 का लिया, वो 400 हो गया और आपको अब मार्केट पीक करता हुआ दिख रहा है, तो आप बेचोगे ना। आप नहीं बेच रहे हो, वो आपकी इच्छा है, बट दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। अपन एफआईआई को ऐसे नहीं समझे कि भाई यार बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। इफ दे आर सेलिंग, दैट मीन्स समथिंग। अपन उनको रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि उनको बहुत सी चीजें पता होंगी जो हमको कभी पता नहीं पड़ पाएंगी जिंदगी में। तो अगर उन्होंने बेचा है, तो देयर इज समथिंग मीनिंगफुल, एंड प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है कि उन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया हो, नाउ दे आर थिंकिंग कि हाँ भाई, हो गया हमारा काफी अच्छा, अब बाद में कभी डिप आएगी तो और अच्छा देखेंगे, मार्केट करेक्शन के बाद देखेंगे, तो दैट इज पॉसिबल। इसलिए अभी इसको अपन बहुत ज्यादा इसमें ना घुसते हुए इतना माने कि हाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। डीआईआई का अगर आप देखो, तो 4% स्टेक था, बट इनने काफी ज्यादा सेल कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 0.3 पे आ गए। दिस इज थोड़ा सा खतरे की घंटी, बट इनकी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा तो 1 आध परसेंट तो रख लेना था, बट इट्स अप टू देम। और ऐसा नहीं है कि ये चलेगा तो आएँगे नहीं। जैसे ही इनको लगेगा कि मार्केट करेक्शन कंप्लीट हो गया है, या फिर हो सकता है इन्हें पता हो कि मार्केट और करेक्ट होना हो, तो इसलिए अभी इन्हें अच्छे लेवल्स पे बेच दिया हो, बाद में कभी गिरेगा तो और खरीद लेंगे।
तो अगर आप यहाँ देखो तो थोड़ा-सा कंसर्निंग है, बट दिस इज़ ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी एक चीज़ ये है कि भाई पब्लिक बहुत ज़्यादा घुस रही है। अगर आप देख रहे हो कि पब्लिक 18% थी, 22-23% हो गई है, तो ये थोड़ा-सा अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पब्लिक घुसती है ना, तो घुसने तो उनको वो देते हैं, बट वो एक टाइम पे ऐसी एसएल हंटिंग कराते हैं, जहाँ पे जाके कि इंसान फँस जाता है, फिर वापस रिकवर हो जाता है। अब जैसे कि अगर अपन वापस चार्ट पे आएँ, तो अपन ने ये देखा कि भाई फंडामेंटल भी सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, सब अच्छा है, बट भाई चार्ट का क्या? मेन खेल तो चार्ट का हुआ ना। आपने ज्ञान तो सारा दे दिया, बट हम अगर स्टॉक को बाय करेंगे, सेल करेंगे, तो हम चार्ट के बेसिस पे करेंगे कि भाई चार्ट क्या कह रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप समझें, तो यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रन अप हो चुका है ना? एक पीक भी लगा दिया इसने, तो ऑल टाइम हाई के 300 के आसपास ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से 30% करेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे इसलिए क्योंकि सॉरी, वीकली पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा-सा चीज़ें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप यहाँ प्राइस एक्शन को आप समझो और देखो, तो ये इसका आईपीओ का ओपनिंग था। यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा-सा नीचे आया, फिर यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ, और यहाँ पे इसने छोटा-सा कंसोलिडेशन किया और फिर एक सॉलिड वीकली ब्रेकआउट दिया। अब ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको मैं अटेंशन चाहूँगा और समझाना चाहूँगा चीज़ें, कि भाई वॉल्यूम का भी एक बहुत बड़ा खेल होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे, तो जब आईपीओ इसका आया था और जब इनिशियली इसने ब्रेकआउट दिया था, तो ये कैंडल्स और इसके साथ की वॉल्यूम्स देखो, मतलब मैसिव वॉल्यूम्स क्लियरली हमें दिख रही है। फिर जब साइडवेज कंसोलिडेट हुआ था, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम में कोई खास स्पाइक नहीं है, कोई बहुत बड़ा सेल नहीं कि इतनी बड़ी भी जैसी ये बनी है, इतनी बड़ी सेम रेड कैंडल बनने लगी हो। यहाँ पे छोटा-सा एक प्राइस एक्शन भी दिखा दूँगा मैं आपको, कि अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे आके ड्रॉ करूँ, एंड यू विल सी कि यहाँ पे एक छोटा-सा वीकली रेजिस्टेंस था, उसका इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऐसे कोई ट्रायंगल-वायंगल भी बन जाएगा, बट अभी अपन इतना ना समझते हुए, बस इतना समझे कि इसने अपने रेजिस्टेंस और प्रीवियस ये जो ऑल टाइम हाई था, इसको बेस बनाया, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, फिर सॉलिड ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। अब देखो अगेन आप वॉल्यूम देखो, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे क्या तगड़ी वॉल्यूम थी, मतलब क्लियर कट ब्रेकआउट उसने दिया। बट अगर आप स्टॉक को अभी रिसेंटली देखो 4-5 3-4 महीने से, तो स्टॉक बिल्कुल डेफिनिटली करेक्ट हुआ है, बट लुक एट द वॉल्यूम्स, मतलब कोई भी ऐसा कुछ प्राइस एक्शन नहीं है जिसको देख के डर जाओ, या किसी ने इतनी बड़ी वॉल्यूम में खरीदा हो तो इतनी बड़ी वॉल्यूम में बेच दिया हो। तो ये एक ठीक बात होती है कि छोटे-छोटे अमाउंट की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं बेच रहा है, धीरे-धीरे सेल कर रहा है। मतलब देखो किसी को एकदम से निकलना होता है तो धक्के से बेच देता है, और वो कैंडल्स में हमको रिफ्लेक्ट हो जाता है। बट अभी नहीं हो रहा है, तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल सेल नहीं आ रहा है। हालाँकि थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली, बट अगर आप अब यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो, तो हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस था, उसने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था, और अब स्टॉक करेक्ट होते हुए एग्ज़ैक्टली उसी लेवल पे आ गया और उसी के आस-पास मंडरा रहा है। तो अगर आप प्राइस एक्शन वाइज़ सोचो, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट का ज़ोन काम करना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। प्रॉपर एक रीटेस्ट भी हो गया है वीकली, और टॉप से हम काफ़ी अच्छा 30% करेक्ट हो चुके हैं, तो एक करेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ हमें स्टॉक में दिख चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से और नहीं गिर सकता। मार्केट अगर करेक्ट होएगा और तेज़ी से शार्पली, और पूरे मार्केट में फॉल आता है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन इसमें भी और झटके बन जाएँ, और हो सकता है कि इमीडिएटली ये लेवल तोड़ के नीचे आ जाए। नीचे आ जाए तो भैया क्या होगा, क्योंकि इसमें आप ध्यान दो कि रिटेलर्स बहुत घुस रहे हैं। तो रिटेलर को बाहर निकालने का सबसे क्लासिक तरीका क्या होता है? एसएल हंटिंग। जो भी लोग इसको यहाँ लेके बैठ गए होंगे, वो धक्के से एक 8-10% की वीकली ऐसी लाल कैंडल बनेगी। लोग सोचेंगे अरे, अरे भाई फालतू लॉस हो रहा है, पैसा मिट रहा है, अब तो ये और गिरेगा, और 1 वीक गिर के हो सकता है पूरा इमीडिएटली रिकवर कर जाए। तो ऐसे सिनेरियोज़, ऐसे सिचुएशन होते रहते हैं आजकल स्टॉक्स में। काफ़ी देखने मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो अगर आप चाहो तो इसको इस लेवल पे कंसिडर कर सकते हो। मैं तो कोशिश करूँगा कि एक चीज़ है कि अभी इसका 200 मूविंग एवरेज जस्ट फॉर्म होना स्टार्ट हुआ ही है, और जो हमने डिस्कस किया था कि एसएल हंटिंग भी हो सकती है। तो अगर मार्केट थोड़ा-सा और करेक्शन लेता है, तो स्टॉक में वॉलेटिलिटी आती है। वैसे तो 200 का राउंड लेवल भी है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा ये सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे इस पे आप थोड़ा-थोड़ा बाइंग यहाँ पे कर सकते हो। बट अगर ये तोड़ के, ये छोटा-सा ये जो 200 मूविंग एवरेज दिख रहा है ना आपको, येलोइश या गोल्डन कलर का, अगर इस पे आके प्राइस सपोर्ट लेता है 180 के आसपास, तो ये एक अच्छा प्राइस होगा जहाँ पे आप थोड़ा-सा इसको बाय कर सकते हो। और इसमें बाइंग मैं क्लियर समझा देता हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको जाके ले लो। दिस इज़ अ क्लियर डिस्क्लेमर। हमने सिर्फ एनालिसिस किया, हमने समझा कि कंपनी क्या करती है, कैसा करती है, क्या है, बिज़नेस मॉडल क्या है, इनका क्या फ्यूचर ग्रोथ है। हमने देखा कि इनका ये अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो 500 गीगावाट तक करना चाहते हैं, जो कि अभी 190 या 200 गीगावाट है, तो एक बहुत अच्छा फ्यूचर इनका बिज़नेस है। रिन्यूएबल एनर्जी और फ्यूचर और सोलार तो अभी कितना ज़्यादा चल रहा है और कितना ज़्यादा चलेगा, ये हम सबको जानते हैं। तो एवर ग्रोइंग चीज़ है ये।
बस आपको डिसाइड करना है कि इज़ दिस द राइट प्लेस टू बाय और नॉट, ये आपका हमेशा डिसीजन होना चाहिए। कोई कितना ही एनालिसिस करके दे दे, क्योंकि बाय बटन आपको खुद ही दबाना है, तो आपका खुद का भी इसमें एनालिसिस होना चाहिए। किसी ने कह दिया ये कर लो और वो कर लिया, वो सही निकलता है तो सब लोग ताली बजाने लगते हैं और गलत निकलता है तो गाली देने लगते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई अपना खुद का भी एनालिसिस करो। मेरे हिसाब से तो ये 2 लेवल 200 और 180 एक ऐसे लेवल हो सकते हैं जहाँ पे आप इसको छोटा-छोटा एक्यूमुलेट कर सकते हो। चाहो तो इस स्टॉक पे एसआईपी भी चालू कर सकते हो कि भाई मैं इस मंथ थोड़ा खरीदूँगा, फिर कभी करेक्शन मिलेगा तो फिर और खरीदूँगा, फिर 2-3 महीने में फिर और खरीदूँगा, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करके होल्ड करूँगा, ताकि अगर ये कंपनी और ये विज़न जो इनका है, वो सही निकल जाता है और इंडिया एक बहुत बड़ा सोलर हब बन के निकलता है, जिसका बहुत अंदाज़ा है कि हमको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप कैसे सैटिस्फाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ईवी का कितना बड़ा रोल है, तो भाई वी ऑल नो कि ईवी कितने ब्लास्टिंग तरीके से बाहर आ रहा है। चाहे आप पावर प्लांट्स ले लो, चाहे आप व्हीकल्स ले लो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई बहुत बड़ा पावर प्लांट बनना होगा या कोई बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन बनना होगा। तो हो सकता है कि सरकार अगर उसको प्रमोट करे, तो सरकार इस इरेडा को कोई बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए कि हमें बहुत बड़ा एक कोई चार्जिंग स्टेशन बनाना है, दिल्ली, मुंबई के आस-पास कहीं। तो उससे भी इस कंपनी को बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट और एक बिज़नेस मिल सकता है, क्योंकि इनका काम ही है सोलर प्लेट का और विंड टरबाइन का। तो एनर्जी बनाने में ये इनका काफ़ी अच्छा एक योगदान हो सकता है देश के लिए। और स्टॉक प्राइस ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। मेरे हिसाब से जो आईसीआईसीआई की रिपोर्ट है वो भी एक, वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनने बोला तो बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, बट स्टॉक एक करेक्शन हो रहा है और इतनी बड़ी कंपनी ने थोड़ी एक रिपोर्ट निकाली है, तो कुछ मीनिंग अपन में उसमें से निकाल सकते हैं। वो मीनिंग ये है कि एक अच्छा स्टॉक है, इसको आप अच्छे लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हो इसके आसपास, थोड़ा-सा अभी बाय करो, थोड़ा-सा फिर कभी और करेक्शन मिल जाए तो तब बाय करना। इंडेक्स 15-20% करेक्ट कर जाए टोटल और स्टॉक कहीं यहाँ कहीं मिल जाए 125 कुछ पे, तो फिर तो आँख बंद करके भर लेना है इसमें, क्योंकि भाई फिर तो ये बहुत अच्छा बहुत बड़ा करेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे करके आप स्टॉक को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। मेरे को तो वीकली पैटर्न भी काफ़ी अच्छा लगता है, अगर सपोर्ट कंटिन्यू रहता है और अगर आने वाले दिनों में मार्केट भी रिकवर करता है, तो यहाँ से हमें स्टॉक में एक रिकवरी देखने मिल सकती है। एंड इफ नॉट, तो नीचे मैं कोशिश करूँगा कि 200 के आसपास या 180-170 के आसपास थोड़ा बहुत मिले, तो मैं इस पे एसआईपी स्टार्ट कर सकूँ। तो गाइज़ आई होप आपको इस तरीके का एनालिसिस अच्छा लगा हो। ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो नए लोग। मिलेंगे जल्दी ही कल मार्केट एनालिसिस में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।